जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। भैया आप सभी लोगों ने अपना जो है सीटेट का फॉर्म जो है भर लिया होगा। अब दोस्तों बात आती है तैयारी की। अब किस तरीके से तैयारी की जाए कि आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। तो बिल्कुल भैया मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा या उतना ज़्यादा ही मदद आपके एग्जाम में करेगा। तो बिल्कुल सबसे पहले हम यहाँ पे आज दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का एक पेपर है उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसमें दोस्तों एक एक दिन एक एक मतलब पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि बिल्कुल यहाँ पे सीडीपी जो है आज हम देखेंगे, फिर कल के डेट में हिंदी, फिर उसके अगले अगले डेट में जो है हम ईवीएस, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे पहला यहाँ पे जो है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपका पेपर जो है उसका प्रारूप किस तरीके का होता है, उसमें किस पार्ट में कौन सा चीज़ें आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ आप अपने सामने देख पा रहे होंगे ये सेट है आई। ठीक है, और इसमें बिल्कुल भैया सिर्फ आपको दो चीज़ का यूज करना है। आपको या तो नीले या बॉल पॉइंट ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का आपको यूज यहाँ पे एक करना है। परीक्षा कितने समय का होता है इसको आप जान लीजिए। जो लोग कई बार परीक्षा दे चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन जो बच्चे पहली बार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए जरूरी जानकारी है। ठीक है, बिल्कुल आपको बता दें कि 2.5 घंटे का जो है पेपर ये आपका होता है। परीक्षा 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ऋणात्मक प्रश्न पूछा जाता है तो नहीं भैया, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। जितना प्रश्न आप करोगे उतने प्रश्नों का नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल अब आगे चले यहाँ पे। तो इस परीक्षा में 150 प्रश्न होते हैं जिसमें 5 भाग होते हैं। अब प्रत्येक भाग में कौन कौन सी चीजें होती हैं, चलिए पहले भाग में हम देखते हैं यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको आप सीडीपी के नाम से जानते हैं और सीडीपी करके पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो बस भैया 1 से लेकर 30 प्रश्न जो होते हैं शुरू में पेपर के वो आपके सीडीपी के होते हैं, बाल विकास के। वहीं अगर हम भाग सेकंड की बात करें तो 31 से लेकर 60 प्रश्न जो होते हैं आपके पेपर के वे गणित के होते हैं। ठीक है, अगला जो भाग 3 है वो आपका पेपर फर्स्ट की बात यहाँ पे भैया की जा रही है। ठीक है, पेपर फर्स्ट, बिल्कुल भैया पेपर फर्स्ट जो होता है अब आपका 2 साल से यहाँ पे 1.5-2 साल से जो है पैटर्न चेंज हुआ है। बिल्कुल यहाँ पे जो आपका पेपर फर्स्ट होता है वो इवनिंग समय में होता है और जो पेपर सेकंड होता है वो मॉर्निंग में कंडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट की बात यहाँ पे की जा रही है जिसमें आपके 5 पार्ट, और पहले पार्ट में आपका बाल विकास, दूसरा पार्ट जो है गणित, तीसरा है पर्यावरण। वहीं जो चौथा पार्ट होता है भैया यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि चौथे पार्ट में हम क्या करें। ठीक है, बिल्कुल जब आप वो क्या करते हैं, प्रवेश पत्र जो होता है भैया उसमें सीधा सीधा मेंशन रहता है कि आपने भाग 1 या लैंग्वेज 1 के रूप में क्या सिलेक्ट कर रखा है, लैंग्वेज सेकंड के रूप में क्या सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपने लैंग्वेज 1 के रूप में जो है हिंदी सेलेक्ट कर रखा है तो भैया आपको हिंदी, बिल्कुल भैया यहाँ पे 91 से लेके 120 तक आपको हिंदी सॉल्व करना है। वही लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने संस्कृत ले रखा है या इंग्लिश ले रखा है तो 121 से लेके 150 नंबर तक वो आपको सॉल्व करना है। अब इस पेपर में आपको कुछ चीज़ें जो है आपको फिल करनी है। तो जान लीजिए कि इस पेपर में आपको यहाँ पे अपना जो है नाम उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। वही अगर हम बात करें अपना रोल नंबर यहाँ पे अंकों में और यहाँ पे शब्दों में जो है अपना रोल नंबर जो है लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ में आप जिस सेंटर पे आपका एग्जाम पड़ा हुआ है उस सेंटर का पूरा नाम यहाँ पे आपको भैया डिटेल में भर देना है। आगे यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, आप अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे या नाम लिखते हैं, जो भी चीज़ करते हैं यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक हैं उनका यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे पहला पार्ट जो भैया उसको यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला पार्ट जो है आपका बाल विकास है। ठीक है, क्या है, बाल विकास सीडीपी, जो कि 1 से 30 तक प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे नहीं किया जाता है। और पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे, उसमें कहा गया है कि आपको वही विकल्प आपको चूज करना है जो बिल्कुल ठीक ठाक एकदम बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो पहले प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है और इस पहले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे भैया। इसमें पूछा गया है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला दे रखा है यहाँ पे कि विकास के कुछ पहलू जो है आनुवंशिकता और कुछ जो है अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दूसरा दे रखा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जो होती है जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। या अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को जो है दूर कर सकते हैं।
चौथा दे रखा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि दोस्तों आपको बता दें कि आनुवंशिकता या पर्यावरण की अगर बात की जाए तो दोनों ही बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। कुछ पहलू जो है वही आनुवंशिकता से, तो कुछ पहलू जो है बच्चे के वे पर्यावरण से जो है अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। आगे चलेंगे और बिल्कुल भैया अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? पहला है कि विकास जो होता है गुणात्मक चरणों में होता है। बिल्कुल सही बात है, विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण जो और उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है भी। और निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये पियाजे के द्वारा जो है नहीं कहा गया। बिल्कुल बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया जो है वो करते हैं, ये सही है। तो इसमें से इसका राइट जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा दे रखा है यही इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि नहीं जो है निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव इसमें से यही है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न भैया आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूरे संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? देखिए आप जब पेपर देखिएगा तो उसमें पेपर में जरूर आप अगर कहीं पे नहीं पूछा गया है तो वहाँ पे आप तुरंत पेपर के में जाके वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई कभी ये गलती हो जाती है बच्चों से कि नहीं की जगह जो है वो हाँ का जो है जवाब देकर चले जाते हैं और वो नंबर उनका जो है गलत हो जाता है। ठीक है, तभी आप देखे होंगे काफ़ी संख्या में बच्चे जो होते हैं वो 89 81 इस तरीके से जो है फेल हो जाते हैं। ठीक, एक एक नंबर जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, लाखों की संख्या में अगर बात करें तो ये 89 पे जनरल कैटेगरी है तो 89 पे, या अन्य कैटेगरी है तो 81 पे ही रह जाती हैं। तो आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। बिल्कुल भैया, चलिए यहाँ पे अगर इस प्रश्न के राइट जवाब की बात करें तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति है, प्रतीकात्मक विचार है, अहम मान्यता है, या अनुत्क्रमणिकता। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब जो होगा तो प्रतीकात्मक विचार जो है इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा के विकास में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। वे अपने शारीरिक पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं और कि उन्हें कब जो है उपयोग किया जाए। कि अलावा देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन इसमें से नहीं होगा, बाकी सभी जो हैं वो खेल युवा के विकास में एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका जो है निभाते हैं। तो बिल्कुल वे अपने शारीरिक विकास शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है। यह उनकी इंद्रियों को क्या करता है, उत्तेजित करता है। उनके ज्ञान जब इंद्रियां जैसे उत्तेजित रहेंगी तो बच्चा जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज़ को कर पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है, अगर आप खेल करेंगे तो उसकी जो इंद्रियां होती हैं, हाथ पैर इत्यादि चीज़ होते हैं, दिमाग सब चीज़ जो है काम करेगा। ठीक है, और यह समय बिताने का एक सुखद तरीका होता है। बिल्कुल भैया सुखद तरीका, मज़ा तो आता है, लेकिन यहाँ पे खेल व विकास की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ए हो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित जो है करता है? पहला है कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो भैया बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें कि निम्नलिखित कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि बच्चे को उसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विभिन्न तरीके से हम जो है किसी चीज़ को कैसे हल कर सकते हैं, कोई चीज़ है कि विभिन्न तरीके से उसको कैसे हल कर सकते हैं, तो फिर भैया वो यहाँ पे बच्चे को ज़्यादा जो है सोचना पड़ेगा। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो करता है? पहला है कि करके सीखना, प्रयोजन विधि या सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, प्रशिक्षण रैंकिंग, या व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना। बिल्कुल भाई छात्रों को लेबलिंग या रैंकिंग जो है वो नहीं करनी है।
बिल्कुल देखिए, अगर छात्रों को कहीं पे रैंकिंग करने की बात आए, रैंकिंग मतलब उनको अलगाव करने की बात आ जाए, बच्चों से अलग करना, मतलब देखिए उनको कोटिवार जो है डिफाइंड या अलग नहीं करना है, तो बिल्कुल यहाँ पे रैंकिंग की बात की जा रही है, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे छात्रों को लेबलिंग करना गलत हो गया। और रैंकिंग, देखिए 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए, बच रहा है अब आपके पास एक ऑप्शन, वही आपका राइट जवाब होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न भैया आपके सामने कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यह बताता है कि शिक्षा स्वयं ही क्या है, एक जीवन है। तो स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। अगला है कि स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो प्रगतिशील शिक्षा की बात यहाँ पे की जा रही है कि शिक्षा स्वयं ही क्या है, जीवन है। तो स्कूल में शिक्षा जो है कैसी हो, सामाजिक हो और प्राकृतिक दुनिया को क्या करे, प्रतिबिंबित करे। तो चलिए इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलेंगे भैया आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में जो है पूछा गया है कि कोहलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। पहला है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन जो है वो किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत प्रशिक्षण योग्यताएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध जो है स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे जो हैं वे नैतिक दार्शनिक हैं। तो बिल्कुल भैया कोहलर वर्ग सिद्धांत के योगदान के रूप में कि निम्नलिखित में से कौन सा किसे जो है माना जाता है, तो उनके सिद्धांत जो हैं वो संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का जो है समर्थन जो है किया है। तो उसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए भैया कोहलर वर्ग हुआ, पियाजे हुआ, वाइगोस्की हुआ, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। पहला है कि उस चरण को जब अधिकतम विकास जो है संभव है। दूसरा है कि उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने के लिए पूरी जिम्मेदारी जो है लेता है। तीसरा है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र की बात यहाँ पे की जा रही है भैया। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा कि एक संदर्भ को, निकटवर्ती विकास क्षेत्र जो है दर्शाता है कि एक ऐसे संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं के स्तर से या स्वयं कर सकते हैं। तो इस राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन जो है वो होता है। इसके अलावा में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व की बात की जा रही है कि आमतौर पर माने गए मर्दाना या स्त्री गुणों का समायोजन जो है वो उभयलिंगी व्यक्तित्व कहलाता है। चलेंगे भैया अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है कि बच्चे जो है डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं जो है वो ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, पहला मीडिया, सामाजिकरण, सांस्कृतिक या ट्यूशन। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मानकीकृत प्रशिक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए क्या है, पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना क्या होता है, मुश्किल होता है। प्रशिक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे मानकीकृत प्रशिक्षणों की आलोचनाएं जो हैं में से एक क्या है, तो बिल्कुल इसकी जान लीजिए कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व जो है करते हैं और इसलिए जो है क्या है, पक्षपाती होते हैं। पक्षपाती होने के कारण क्या है, और मानकीकृत प्रशिक्षणों की क्या है, आलोचनाएं की जाती हैं। ठीक है, आलोचना। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल प्रशिक्षण सहायक नहीं है।
प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है, तो बुद्धि कई प्रकार की जो है वो होती है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न भैया आपके सामने स्क्रीन पे कहा गया है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का जो है उपयोग कर सकते हैं। बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए, बच्चे के सीखने की जरूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतराल पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने के लिए, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए, उचित लक्ष्य निर्धारित करने के लिए। तो बिल्कुल भैया शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग जो है वो कर सकता है। किस लिए? बच्चों की प्रगति और उपलब्धि का जो स्तर है उसको जानने के लिए, बच्चे की प्रगति कहाँ तक हुई है और बच्चा जो है कहाँ तक कोई चीज़ों को प्राप्त कर पाया, सीख पाया है। इसके लिए जो है शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का जो है उपयोग कर सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित जो है वो नहीं है। बिल्कुल नहीं जो है, आप बिल्कुल एक पेपर देखिएगा, पेपर में जहाँ पे नहीं रहे उसको आप खुद से अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं जो है एग्जाम में दिखाई नहीं देता है और उस चक्कर में हम गलती करके जो है चले आते हैं। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। पहला है, बिल्कुल पहला ऑप्शन है कि इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होता है। यह विभिन्न देश शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। बिल्कुल भैया सतत और व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य ये नहीं होता है, ठीक है, बल्कि यह क्या होता है कि विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सबसे अभिन्न हिस्सा होती है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने भैया कि बच्चों में प्रगति बिल्कुल बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण जो है हो सकती है। बिल्कुल बच्चों में प्रतिभाशालिता जो होती है डैश के कारण हो सकती है। अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतः क्रिया के द्वारा, एक संसाधन समृद्ध वातावरण या सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो बिल्कुल भैया बच्चों में प्रतिभाशालिता जो है उसके अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतः क्रिया के कारण जो है वो हो सकती है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए किस प्रकार की कक्षा का माहौल होना चाहिए? उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाया जाता, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता था, उनका उपयोग करता। बिल्कुल भैया आगे पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, उनके भाषा के उपयोग को हतोत्साहित नहीं करना है, निगेटिव शब्द है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है, निगेटिव शब्द है। दो ऑप्शन यहाँ पे आपके कट गए, बच रहा है आपके पास दो। तो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, नहीं, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता था, उनका उपयोग करता है। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप जो है वो निर्भर किस पे करता है? तो निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के उपयोग पर। पहला जवाब बिल्कुल सही है। चलेंगे आगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश करना, उसके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करना, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। बिल्कुल भैया यहाँ पे बच्चे को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बच्चे को जहाँ पे डरा धमका दिए या बच्चे को कोई चीज़ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं वो चीज़ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल गया कि बेचैन होने पर अक्सर बच्चे को क्या करना, फटकार लगाना, ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कि
जो कि विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, या सृजनात्मक हैं, या प्रत्यास्थी हैं। तो बिल्कुल भैया अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कि क्या है, सृजनात्मक हैं। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन जो है नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना। बिल्कुल आगे चलेंगे, अगला है कि कुछ हल करते समय गतिविधियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार प्रशिक्षण और विभिन्न उत्तरों की ऐसी शब्दावली का जो है प्रयोग करना, अब सरल उत्तर वाले जो है प्रश्न करना। बिल्कुल भैया यहाँ पे बच्चों को कक्षा में बच्चों के समस्या हल करने के तरीके का जो है वर्णन नहीं करता है, अभिसारी उत्तर वाले प्रश्न जो है पूछना। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलेंगे आगे, और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। यहाँ पे संवेग की बात की जा रही है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशंस, स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो बिल्कुल भैया इसमें से कौन सा एक जो है वो क्या है, संवेग नहीं है, संवेग है। संवेग की बात यहाँ पे की जा रही थी। बिल्कुल भाई इसका राइट जवाब क्या होगा, फियर या डर जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है भैया, फियर या डर। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन जो है वो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा जो है स्पष्टीकरण प्रदान करता है। पहला है कि बच्चों को दुनिया का बहुत ही सीमित अनावरण या ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पे एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा जो है दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण जो है प्रदान कर, सबसे अच्छा स्पष्टीकरण बच्चे का दूध बूथ से खरीदने का अपना खुद का जो है उसका अनुभव जो है वो बताता है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न बिल्कुल भैया यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो करता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण होता है, आराम करने के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से जो है वो सीखते हैं। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे इसका राइट जवाब जो है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, जहाँ पे बच्चे संवाद करें और खुद से अपने प्रश्नों को जो है पूछताछ कर सकें, वो सबसे अच्छा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन होता है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न भैया आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में पूछ लिया भैया। इस प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध शिक्षा प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा जो है समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। पहला है कि वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों के पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक जो है चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लिया जाए। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित योजना या योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर इसका राइट जवाब हम देखेंगे तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य जो है खुली या ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय जो है प्राप्त की जा सके। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शक प्रदान करते हैं।
वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का यहाँ पे जो है वो सबसे अच्छा वर्णन किया जा रहा है। वे कक्षा में उपलब्ध एक प्रकार का संसाधन है जो संदर्भ सामग्री में से एक है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ जो है डैश से प्राप्त की है। मानवतावादी, दूसरा है व्यवहारवादी, रचनावाद या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट जवाब क्या होगा भैया? रचनावाद इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कक्षा में बच्चों को कब जो है प्रेरित जो है वो समझा जा सकता है? बिल्कुल, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल में आए, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, वे सभी उपलब्धि में नियमित रहें, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न। बिल्कुल भैया, कक्षा को प्रेरित तभी माना जाएगा जब वे अपने स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए, अपने प्रश्न का जवाब पाने के लिए शिक्षक से जो है प्रश्न पूछते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त बात की जा रही है यहाँ पे। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और विचित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री जो है उपलब्ध होनी चाहिए, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में जो है मदद करनी चाहिए। तो बिल्कुल भैया, बच्चों में अधिगम के सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका ऑप्शन नंबर 4 है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन की जो स्थितियां हैं उस पे बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न भैया आपके सामने कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद जो है वो करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए या शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, बच्चों को उनके पाठ को रट कर याद, बिल्कुल रट कर याद करना गलत हो गया, चुप्पी साधे रहना ये भी गलत है। ठीक है, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए अनुशासन जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो पहला इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर, और मैं बात कहूँगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा।